नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राममिलन विश्वकर्मा। आज हम भौगोलिक चिंतन पढ़ेंगे और इस वीडियो में मैं आपको पूरा भौगोलिक चिंतन डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये डिटेल है, एक तरह से संक्षेप मेरा नोट है, क्योंकि मैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर दे चुका हूँ और यूजीसी नेट में क्वालिफाई किया हूँ। ये आपको डिटेल में नोट मिलेगा और ये आपको खुद फील होगा कि ऐसा नोट शायद आपको बनाने में बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि मैं 2-3 बुक पढ़ के ये नोट तैयार किया हूँ। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। 5 से 6 घंटे का वीडियो होगा। एक ही वीडियो में पूरे मैं ज्योग्राफी का जो थर्ड सेक्शन है कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप अदर सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम, एफबी, इंस्टाग्राम, तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर अगर नए आप मेंबर हैं तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब रेशियो बहुत कम है और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए अपने नोट के माध्यम से, जो 118 पेज से ऊपर का नोट है, डिटेल में इसे मैं लिखा हूँ, लेकिन संक्षेप में उतना ही बताऊँगा जितना एग्जाम ऑफ व्यू से अच्छा होता है। तो आपको ज्योग्राफी के बारे में पता है, इसके बारे में मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ से हार्टसोन द्वारा जो परिभाषा ये पूछा जाता है, रिचोथेपन का भी पूछा जाता है, हेटनर का भी और हैगट का भी। अगर आप ज्योग्राफी का अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो ये आप जरूर जानते होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके परिभाषा होते हैं जो इनके द्वारा भूगोल के बारे में दिए गए हैं। तो हार्टसोन क्या कहते हैं? भूगोल वो विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूप का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव के संसार के रूप में करता है। अब देखिए, इतना लाइन उठा के एग्जाम में कई बार पूछ देता है, और अगर आपको ये लाइन याद है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। वैसे देखिए, रिचोथेपन क्या कहते हैं? रिचोथेपन के मतानुसार पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। ये कोटेशन आपको याद करना पड़ेगा, ये एग्जाम में करेक्ट उठा के ऐसे ही पूछ देता है। वैसे हेटनर के अनुसार देख लीजिए, भूगोल क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल क्षेत्रों का अध्ययन उनकी भिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी तल और क्षेत्रों का अध्ययन, विशेष रूप से आप ये याद रखिएगा, भिन्नताओं और स्थानिक संबंधों का। ये जो है शब्द, इसलिए मैं आपको नोट करा रहा हूँ क्योंकि हेटनर और रिचोथेपन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दोनों में डिफरेंट देख लेते हैं। रिचोथेपन क्या कहते हैं कि ये पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन और उनकी समस्त विशेषताओं का वर्णन करता है, जबकि हेटनर क्या कहते हैं? पृथ्वी तल के क्षेत्र के अध्ययन, उनकी भिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों का। देखिए, यहाँ पर स्थानिक संबंधों का रिचोथेपन ने प्रयोग नहीं किया है, तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हैगेट के मतानुसार समझते हैं। भूगोल वो विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर मानव वातावरण के पारिस्थितिकी तंत्र, याद रखिएगा, ये जो मायने हैं शब्द वो मैं घेर दे रहा हूँ, और प्रदेशों के स्थानिक तंत्र की संरचनाओं तथा पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो इन्होंने क्या यहाँ पर बात किया? प्रदेशों के स्थानिक तंत्र की संरचनाओं और पारस्परिक जो क्रिया होती है उसका अध्ययन के बारे में इन्होंने चर्चा किया है, और साथ ही पारिस्थितिक तंत्र शब्द जोड़ा। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आप शब्द अगर ध्यान देंगे तो आपको कोई भी कोटेशन दिया जाएगा किसी भी एग्जामिनर के द्वारा तो आप करेक्ट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट के अनुसार परिभाषा समझते हैं। डडलेस्टाम के अनुसार इन्होंने 3 प्रकार से भूगोल को समझाने का प्रयास किया है। पहला है भूगोल में संसार का और उसके निवासियों का वर्णन करता है। दूसरा इन्होंने बता दिया भूगोल में पृथ्वी का तथा मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान है। और तीसरे में इन्होंने बताया भूगोल में पृथ्वी तल का वर्णन क्षेत्रों की भिन्नताओं और संबंधकों के प्रसंग में किया जाता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये उतना पूछा नहीं गया, कहीं कहीं पूछा गया है। नेक्स्ट जो है कांट का है। ये कहते हैं भूगोल वो विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का घर है। अब ये चीज याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट रीटर हैं। ये कहते हैं भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास गृह है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है। ये जो शब्द हैं बहुत मायने रखते हैं। लैंडस्केप, मानव पारिस्थितिकी, अवस्थितिकी, विचारधारा। तो ये
जर्मनी के जो विद्वान हैं लैंडशाफ्ट विचारधारा का प्रयोग किए थे, फ्रांस के जो मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी का प्रयोग किए थे, और अमेरिका में जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने औस्तिकी विचारधारा का प्रयोग किए थे। सोवियत संघ के जो भौतिक और मानवीय तत्व पर आधारित विभिन्न क्षेत्रों के जो भी भूगोलवेत्ता थे वो सम्मिश्र समकाल प्रदेश की विचारधारा का उन्होंने प्रयोग किया था। ये याद रखिएगा। अब भारतीय विद्वान जो हैं कॉस्मोग्राफी और कॉस्मोलॉजी के बारे में बहुत सारी संकल्पनाएं दी। अभी इनकी संकल्पनाएं मान्य क्यों नहीं होती है, इनके जो विचार थे वो मान्य क्यों नहीं हुए थे? एक ही कारण था कि ये धर्म पर आधारित थे। याद रखिएगा, किस पर आधारित थे? धर्म पर आधारित थे। तो इसीलिए इसको उतना वर्चस्व के रूप में नहीं देखा जाता है कि भारतीय विद्वानों ने तो बहुत पहले ही खोज कर दिया था बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन यहाँ पर उनकी मान्यता नहीं दी जाती है। अब हाल ही में यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था सीक्वेंस की कौन से प्राचीन भारतीय विद्वान है। तो देखिए मैं सीक्वेंस में लिखा हूँ, आर्यभट्ट पहले आते हैं, फिर से ब्राह्महीर आते हैं, उसके बाद से ब्रह्मगुप्त आते हैं, भस्काचार्य आते हैं। यहाँ तक ये ऑप्शन देके पूछा गया था सीक्वेंस मिलान कीजिए, तो ये 4 ऑप्शन डायरेक्ट उठाए गए थे। बाकी आप देख सकते हैं जो बहिला हैं और उत्पल हैं, विजय और नंदी, ये विद्वान को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन ये चारों को पूछा गया था हाल ही के एग्जाम में, तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा सीक्वेंस को। आगे भूगोल पदनाम का प्रयोग सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत में किया गया था। ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है ऐतरेय। ऐतरेय ने ब्रह्मांड में पृथ्वी को मंडलाकार बताया था। साथ ही इन्होंने कहा था कि सूर्य न तो उदय होगा न ही छिपता है, और आगे इन्होंने बताया कि यह दिन की समाप्ति पर दूसरी ओर चला जाता है जिससे रात हो जाती है। तो इनका ये कोटेशन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर ऋग्वेद की जो मैं बारे में लिखा हूँ कि 5 ऋतुओं के बारे में किसमें सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शरद और हेमंत, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये उठा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। फिर से यहाँ पर वाल्मीकि ने रामायण में 6 ऋतुओं के बारे में भी चर्चा की थी। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर का वर्णन किया था। ये देखिए डायरेक्ट 6 ऋतुओं की चर्चा किसने की थी? तो वाल्मीकि ने की थी। अगर आपको ये पढ़े हो तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपको ये छोटे मोटे किताब आप उठाओगे पढ़ोगे तो नहीं मिलने वाले। आपको बहुत सारे किताब पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके ये चीज़ें आपको इकट्ठा होगी और आप कंपटीशन के लिए तैयार हो पाएंगे। तो ऐसे ही आर्यभट्ट हैं, इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार पिंड बताया, और इन्होंने पृथ्वी की परिधि का लगभग जो है वास्तविक जो लंबाई के निकट इन्होंने एक मानक बताया था जो 24,835 मील है, जो काफ़ी निकट थी। अब ये देखिए बहुत पहले इन्होंने, क्योंकि एक गणितज्ञ थे, इन्होंने बता दिया था। अब ऐसे देखा जाए तो भारतीय विद्वान बहुत पहले इसके बारे में बताएं। अभी देखेंगे इरेटास्थनीज ने भी बताया आगे चलकर, जबकि आर्यभट्ट बहुत पुराने हैं। साथ ही आर्यभट्ट ने चंद्रग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया। ये देखिए इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था। अब आर्यभट्ट के पश्चात सबसे प्रसिद्ध जो खगोलवेत्ता आते हैं वो ब्राह्महीर आते हैं। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा था। ये याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट ये जो है इनकी ग्रंथ पूछी गई है। नेक्स्ट भास्कराचार्य हैं, इनका सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ है, ये भी पूछा गया है। इसे आप रट लीजिए, जुबान पर आपके होने चाहिए। अब देखिए साथ ही भास्कराचार्य ने एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई कि पृथ्वी गोल है एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अब देखिए न्यूटन आकर सर जी महोदय कब बताएं, लेकिन भास्कराचार्य हमारे महोदय जो हैं बहुत पहले ही बता गए। देखा जाए तो न्यूटन से कई शताब्दी पूर्व ही भारतीय विद्वानों द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, सूर्य की स्थिरता, पृथ्वी के अच्छी और कच्ची भ्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के जो हिप्पार्कस है वो पृथ्वी के 360 अंशों में भी विभाजित करता है, लेकिन अब देखिए भास्कराचार्य और अन्य भारतीय जो विद्वान थे इसको बहुत पहले ही इसको बांट दिए हैं। और इन्होंने बांटने के बाद भी बताया कि प्रत्येक जो अंश है 60 कला, कला मतलब मिनट होता है, याद रखिएगा मैंने लिख दिया है, और प्रत्येक कला को 60 जो है विकला मतलब सेकंड में विभाजित किया है। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत के वैसे भौगोलिक प्रदेश जिनमें राजनीतिक सांस्कृतिक एकता पाई जाती थी उसे जनपद कहा जाता है, याद रखिएगा। अब हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है भौगोलिक विकास के काल, और इसको मैं पहले आपको डिफाइन करके यहाँ दिखा दिया हूँ।
मैं बता भी देता हूँ कि जो प्रथम चिरसम्मत या शास्त्री काल कहा जाता है ये 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चलती है। सेकंड मध्यकाल जो है 300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक चलती है। इसको 3 भागों में क्या किया गया, बांट दिया गया है। पूर्व काल, इसके बाद से अंतर मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल या पुनर्जागरण काल जिसे कहा जाता है। अब देखिए पूर्व काल जो है 300 से 700 ईस्वी तक, अंतर मध्यकाल 700 से 1100 ईस्वी तक और उत्तर मध्यकाल या पुनर्जागरण काल 1100 से 1700 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद आता है पूर्व आधुनिक शास्त्री काल। ये सेकेंड शास्त्री काल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, जो तीसरा पॉइंट है। इसे 18वीं शताब्दी में माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है चौथा आधुनिक काल जो वर्तमान में चल रहा है, 19वीं शताब्दी से इसे माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर चिरसम्मत काल जो है ये शास्त्री काल जो है इसका डायरेक्ट ये सन पूछ दिया जाता है। मध्यकाल का भी डायरेक्ट सन पूछ दिया जाता है। साथ ही पूछ देता है कि सेकेंडरी शास्त्री काल कब स्टार्ट हुआ था और इसके भूगोलवेत्ताओं का योगदान के बारे में बताइए। तो ये सारी चीजें कौन कौन से भूगोलवेत्ताओं ने योगदान दिया था। तो चलिए पहले हम फर्स्ट शास्त्री काल से डिटेल में समझते हैं। वही चीज बताऊंगा जो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं। चलिए प्रथम शास्त्री काल के बारे में जानते हैं। ये जो है क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है और ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, मैं बार बार यहाँ पर हाईलाइट भी किया हूँ, ये पूछा गया है डायरेक्ट एग्जाम में। इस काल में 2 देश के भूगोलवेत्ता आते हैं, एक यूनानी एक रोमन। ये भी पूछा गया एग्जाम में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे समझते हैं। भौगोलिक अध्ययन के विकास में जो शास्त्री काल है इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। इसमें यूनान और रोमन को हमको जानना है। इसके जो भूगोलवेत्ता है इनको डिटेल में हम जानेंगे आगे। साथ ही यहाँ पर क्या हुआ ये थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो दौर चला है ना, इसमें सर्वप्रथम भूगोल का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, व्यवस्थित अगर पूछे तो यूनानी और रोमन ने किया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही भौगोलिक ज्ञान का यहाँ पर विकास बहुत तेज गति से शुरू हो गया था। सेकेंड शास्त्री काल में जैसा कि आप जानते हैं 18वीं शताब्दी, तो आपको पता ही है सबसे बड़े आधुनिक भूगोलवेत्ता जो है कार्ल रिटर और हमबोल्ट आपको देखने को मिलेंगे जो जर्मन है। और साथ ही इसमें रिजले महोदय ने फ्रेडरिक रेटेजुएल को भी जोड़ा, ये भी जर्मन भूगोलवेत्ता है। यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान में अगर देखा जाए तो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक यूनान को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे भूगोल के नामांकन एवं उसको प्राथमिक स्तर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है, यूनानी जो भूगोलवेत्ता है। साथ ही आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, सबसे पहले यूनानी भूगोलवेत्ताओं का। इसके साथ ही खगोल और गणित में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण क्या किया है, कार्य किया है यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 5वीं शताब्दी में मिलेटस जो है यूरेशियन सागर वो अन्वेषण का मुख्य केंद्र माना गया था। क्यों माना गया था, क्योंकि ये इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी बहुत अनुकूल थी। अब देखिए यूरेशियन सागर जो है इसे वर्तमान में काला सागर के नाम से जाना जाता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अन्वेषण का मुख्य केंद्र क्या था, मिलेटस यूरेशियन सागर, ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है। साथ ही सिकंदरिया में संग्रहालय पुस्तकालय की स्थापना से यूनानी विद्वानों को प्रकृति, स्थान एवं मनुष्य के बारे में अधिक जानने की प्रेरणा मिली। तो याद रखिएगा संग्रहालय कहाँ था, सिकंदरिया में। पुस्तकालय कहाँ था, सिकंदरिया में। अब इसी संग्रहालय में इरेटास्थनीज हिप्पार्कस द्वारा पृथ्वी की परिधि की मापने एवं पृथ्वी की आकृति के संबंध में वैज्ञानिक अवलोकन किए गए हैं। अब यही संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार सिकंदरिया संग्रहालय के बारे में पूछा गया है। कौन कार्य किया था, हिप्पार्कस और इरेटास्थनीज, 2 जो है यूनानी विद्वान है। अब यहाँ से यूनान के जो 15 भूगोलवेत्ता हैं जिनका सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में, और उनकी पुस्तकें, उनके द्वारा कोटेशन, उनका क्या योगदान रहा, क्या क्या उन्होंने कहा है, इसको हम जो भी है संक्षेप में इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू से समझेंगे। पहला होमर्स है, इनको जानते हैं। इनका आप ये सन इनका याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब पैदा हुआ, तो बस सीक्वेंस आप याद रखिए। सीक्वेंस ही पूछा गया आज तक एग्जाम में, ये सब नहीं पूछा गया है। जो भी 900 बीसी में, 700 बीसी में थेल्स, तो इनका जन्म के बारे में या मृत्यु के बारे में कब हुआ था ये नहीं पूछा गया। बस सीक्वेंस पूछा गया कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन है। तो चलिए पहले होमर्स के बारे में जानते हैं। होमर जो हैं ये यूनान के प्रथम भूगोलवेत्ता माने जाते हैं और इन्होंने
अपने द्वारा इलिडी और ओडिसी नामक 2 महाकाव्य लिखा। याद रखिएगा, ये हर एक एग्जाम में पूछा गया है, जो भी पीजीटी हो, टीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है। मनुष्य के क्षेत्र हैं, जनपद हैं, उसका वर्णन इस महाकाव्य में मिलता है। आगे, पृथ्वी का आकार गोल होता है, इन्होंने बताया था। चारों ओर से सागर सरता से गिरा, ये बताया था। आकाश लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है, ये इन्होंने बताया था। ये इनकी कोटेशन है, अगर पूछ देगा एग्जाम में, पृथ्वी का आकार गोल है और चारों ओर से सागर सरता में गिरा है, साथ ही आकाश लंबे लंबे खंभों पर टिका है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? हमारे सर हुमर महोदय ने कहा था। आगे ये बताते हैं, सूर्य सागर सरिता से बाहर निकलता है और अस्त होकर उसी में विलीन हो जाता है, ये भी इनका कोटेशन है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट में हुमर महोदय बताते हैं कि चारों दिशाओं से आने वाली पवनों को जो अलग अलग नाम से इन्होंने पुकारा था, बोरस, जिसे हम शीत हवा कहते हैं, ये बोरस शीत हवा जो उत्तर से आती है, याद रखिएगा। नॉर्थ साउथ अगर आप बनाएंगे तो बोरस से यहाँ पर यन नॉर्थ हो गया, ये साउथ आपका हो गया, ये ईस्ट हो गया पूर्व, ये आपका वेस्ट हो गया। अगर आप यहाँ पर ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे तभी याद होगा। ये जिसे नेट के 2023-22 एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट हुए हैं, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, वही हाईलाइट क्यों जो एग्जाम में आए हैं। अब बोरस हमारा यहाँ से आ रहा है ऊपर से, फिर से हमारा जो है ये शीत हवा है, तो आप किसी भी सिंबल से जो आपको आसान लगे यहाँ पर शीत ही लिख लीजिए, शीत हवा है। इसके बाद से हमारा नोटस जो है ये तूफानी आर्द्र है, तो ये कहाँ से आ रहा है? दक्षिण से, और ये तूफानी है, याद रखिएगा, तूफानी। अब ये आपको ये याद होगा, कैसे याद हो सकता है? देखिए, पछुआ जो हवा है ना, प्रचंड होती है आपका साउथ वाले रीजन में, ये आपको शायद पता हो क्योंकि यहाँ पर सागर ज्यादा है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तूफानी है और आर्द्र उग्र है, तो किस एरिया से आ रही है? दक्षिण से आ रही है। दक्षिण से आ रही है कौन सी हवा है? तो ये नोटस है, इसे याद रख सकते हैं, यन से याद रख सकते हैं, जो भी आप सिंबल बना सके इसे याद करना ही करना है। साथ ही आपका ह्यूरस है, ह्यूरस ये ऊसड़ है, सरल है। अब ये कैसे याद हो सकता है? देखिए, ऊसड़ है, देखिए अब गर्मी सर्वप्रथम आपको प्राप्त होती है सन से। अपने भारत में सूर्य पूर्व से ही दिखता है, अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम, तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। ह्यूरस पूर्व दिशा से आती है और ये जो है ऊसड़ और सरल हवा है। जयप्रस भयंकर झंझावती है, पश्चिमी है। अब देखिए, अगर आप भारत में रहे हैं तो आप इस समय ठंड के मौसम में, ये ठंड का समय मैं जब पढ़ा रहा हूँ, इसमें बारिश होती है, पश्चिमी जो है चक्रवात आता है, 3% भारत में वर्षा कराती है, और इस आधार पर आप इसे याद रख सकते हैं। जेफरस जो है पश्चिमी दिशा से आती है, भयंकर झंझावटी है। नेक्स्ट हमारे थेल्स महोदय, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने हैं सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन थेल्स महोदय तो कई बार पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, पिछले 3-4 साल से रिपीट ही हो रहा है, इनका कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है, जो हो रहा है सारा लिख दिया हूँ। आयोनियन दर्शन की स्थापना के लिए इन्हें जाना जाता है, ये याद रखिएगा। आयोनियन दर्शन का इनको पिता माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये एग्जाम में अभी 2024 के एग्जाम में ये चीजें आई थी, अब इसे ध्यान रख सकते हैं। साथ ही ने ज्यामिति के अनेक प्रमाणों की रचना की थी। प्रथम विद्वान है पृथ्वी को नापने का एवं पृथ्वी के तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया था। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसे आप अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सब पूछे गए हैं। नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी को पानी पर तैरती हुई तस्तरी, डिस्क जिसे कहा जाता है, के रूप में माना। थेल्स ने गणितीय भूगोल के विकास में भी क्या किया था? योगदान दिया था। और पृथ्वी का आकार क्या होता है? चिपटा होता है, ये थेल्स महोदय ने बताया था। इनके द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई थी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही इनका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था, सूर्य ग्रहण के पूर्वानुमान तथा जल आधारित ब्रह्मांड विज्ञान के लिए याद किया जाता है। अब ये जो कोटेशन डायरेक्ट एग्जाम में उठा के पूछ दिया था, सूर्य ग्रहण का पूर्वानुमान किसने लगाया था? अब ऑप्शन में आ गए। अब जिनको पता था, जो डिटेल में किताब को पढ़े थे बहुत सारे बुकों को, तो वो कर पाए, जिनको नहीं पता था वो नहीं कर पाए। जैसे कि मुझे नहीं पता था, मैं खुद गलत करके चला आया, जो है मैं बता रहा हूँ आपसे, और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। नेक्स्ट भूगोल व्यक्ति अलेक्जेंडर, इनके बारे में जानते हैं, जो भी इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेबीलोन के एक यंत्र नोमोने का उपयोग किया, ये याद रखिएगा।
नोमेन पूछता है जब, तो अलेक्जेंडर का नाम आंसर में आएगा। और साथ ही इससे क्या बताता है, ये यंत्र एक सूर्य की घड़ी के समान होता है और जिसकी सहायता से हम क्या जानते हैं, देशांतर निश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट इनका पॉइंट है, प्रथम व्यक्ति थे जिसने मापक के आधार पर क्या बना था, विश्व का मानचित्र बनाया था। एग्जाम में पूछा गया है, नोमोन भी पूछा गया है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। साथ ही इसके पूर्व सुमेर वासियों ने 2700 ईसा पूर्व अपने नगरों का चित्रात्मक मानचित्र बनाया था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अलेक्जेंडर ने अपने मानचित्र में यूनान के विश्व के मध्य में प्रदर्शित किया था। ये भी इनका कोटेशन पूछा गया है। साथ ही मानचित्र गोलाकार जो चारों ओर से सागर सरिता से घिरा हुआ है, ये जो इनका मानचित्र बनाया गया था जिसमें मध्य में यूनान था। मान लीजिए ये गोलाकार मानचित्र विश्व का जिसके मध्य में क्या था, यूनान था। और साथ ही ये चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, ये मान लीजिए एक मानचित्र हो गया। अब ये चारों ओर से किससे घिरा हुआ, सागर सरिता से, ओशियन रिवर जो है घिरा हुआ है। इस तरह से इन्होंने दिखाने का प्रयास किया था अलेक्जेंडर ने। आगे थेल्स के साथ साथ अलेक्जेंडर को भी गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो थेल्स भी हैं और अलेक्जेंडर भी गणितीय भूगोल के संस्थापक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चौथे भूगोलवेत्ता जो हैं यूनान के पाइथागोरस। देखिए मैं सारा सीक्वेंस में लिखा हूँ, आपको कोई भी इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही है सर्च करने का मन तो आप कर भी सकते हैं। पाइथागोरस ने पृथ्वी को सर्वप्रथम गोल बताया था, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद से पांचवें भूगोलवेत्ता आते हैं हिकेटियस। इनके बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता ये भी हैं। सर्वप्रथम क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने के कारण भूगोल का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। साथ ही भारत और सिंधु नदी को दर्शाने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था, तो हिकेटियस ने किया था। याद रखना आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जेस पीरियोडस, ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार ग्रंथ पूछा गया एग्जाम में और इतनी बार पूछा गया तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। इनको तो इसे ही पूछा जाता है, इतने फेमस हैं। इसमें क्या हुआ, पृथ्वी का वर्णन नामक यह ग्रंथ है जो पूरे पृथ्वी के बारे में वर्णन करता है, इसके बारे में बताता है इस पुस्तक में। इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है, ये याद रखिएगा। आपका क्यों माना जाता है ये बता देता हूँ। पुस्तक में जो है उन्होंने आदिवासी विश्व का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया, इसीलिए इसको प्रादेशिक भूगोल का प्रथम क्या माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। बाद में इस पुस्तक को पेरिपेलस अर्थात तटीय सर्वेक्षण भी कहा गया। तो याद रखिएगा, जस्ट पीरियोडस की जगह अगर पेरिपेलस अर्थात अगर तटीय सर्वेक्षण नाम भी लिखा जाए तो ये आंसर सही होगा। ये किसके द्वारा है, हिकेटियस के द्वारा है। साथ ही हिकेटियस के काल में कैस्पियन सागर को हिरकैनियस के नाम से जाना जाता था। कैस्पियन सागर को खुला सागर ये मानते थे। इनके समय तक कैस्पियन सागर क्या था, खुला सागर था। जबकि अभी आगे आके ये जो है आपके हेरोडोटस महोदय इसके बारे में बताएंगे कि कैस्पियन सागर खुला सागर है कि बंद सागर है, तो वो आगे हम जानेंगे। और ये कैस्पियन सागर को उत्तरी सागर का क्या मानते थे, भुजा मानते थे। तो हिकेटियस महोदय का इतना ही है, यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपने किसी भी जो भी नोट है, या आप इसको याद कर सकते हैं, अगर नोट नहीं बनाना चाहते हैं, जो भी आपके पास क्षमता हो। नेक्स्ट छठवें भूगोलवेत्ता हेरोडोटस हैं और ये इतिहास का पिता कहे जाते हैं। बहुत बार एग्जाम तो पूछा ही गया है, जो इतिहास पढ़ते हैं उनको तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो नील नदी के द्वारा लाए गए काली मिट्टी से किसका निर्माण हुआ, तो यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डेल्टा के बारे में बहुत बार पूछा गया किसने क्या कहा, तो ये हेरोडोटस ही महोदय का योगदान है। नेक्स्ट इनका पॉइंट है, उन्होंने इस बात का जोरदार समर्थन किया कि समस्त इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से और समस्त भूगोल को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, व्यवहार में लाया जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये कोटेशन इतने बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर ये नहीं याद है आपको तो आप भूगोल को बहुत कम अभी जान रहे हैं। आप जान लीजिए अच्छे से। पहली बार या उत्तर किसने खींचा था, तो ये हेरोडोटस महोदय थे, इन्होंने प्रयास किया था खींचने का। अगला पॉइंट है, प्रथम भूगोलवेत्ता जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। ये मैं ऊपर ही बोला हूँ कि जो अपने हिकेटियस महोदय थे वो खुला सागर मानते थे और इसे आकर सुधार करते हैं हेरोडोटस महोदय। वो कहते हैं कि कैस्पियन सागर क्या है, अपना आंतरिक सागर है, न कि खुला सागर है। जबकि हिकेटियस, देखिए मैं आगे लिखा भी हूँ, उसे उत्तरी सागर की भुजा मानते थे और खुला सागर मानते थे।
अगला पॉइंट है, इन्होंने तापमान एवं पवन के चलने के सहसंबंध स्थापित किया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि तापमान और पवन के चलने में सहसंबंध किसने बताया था, तो ये हेरोडोटस का आंसर सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व खंड को 3 महाद्वीप, अब यूरोप, एशिया, लीबिया को अफ्रीका बोला जाता है, विभाजित किया था। तो हेरोडोटस प्रथम विद्वान थे जिन्होंने विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों में बांट दिया था। मान लो ये सपोज करो एक घेरा है जिसमें इस एरिया में आपका यूरोप, इस एरिया में एशिया और इस एरिया में मान लेते हैं अफ्रीका, है ना। तो इस तरह से करके इन्होंने एक ये पूरा एरिया जो आ गया आपका, ये यूरोप का, ये एशिया का और ये आपका आ गया अफ्रीका मतलब लीबिया का तीसरा एरिया। अगले जो भूगोलवेत्ता है 7वां, हिप्पोक्रेटस ऑन एयर वाटर प्लेसेस। याद रखिएगा, इतने बार एग्जाम में आए हैं, इसको देख के, इसके नाम को देख के बहुत लोग हिप्पाकर्स मार के आते हैं। तो किसकी ये बुक है, तो ऑन एयर वाटर और प्लेसेस, ये है हिप्पोक्रेटस की। बस ये चीज आपको याद रखना है, यही पूछता भी है इनका। 8वें जो भूगोलवेत्ता यूनान के हैं वो है प्लेटो। इनका विचार था कि जो भी चीजें हैं विश्व में, प्रत्येक वस्तु पूर्णत्व को प्राप्त करना चाहती है। इस विचार के अनुसार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि गोलाकार, स्फेरिकल या बल्ल्याकार, एलिप्टिकल है। अब इनके ये विचार थे क्योंकि ये विचार से पृथ्वी को ऐसा मानते थे। साथ ही इन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत पर जोर दिया। ये माना कि पृथ्वी अंतरिक्ष के क्या है, केंद्र में है। अब वर्तमान समय में आप समझ सकते हो कि पृथ्वी कहाँ है, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी बात है कि पृथ्वी को ये क्या मानते थे, अंतरिक्ष के केंद्र में है एवं सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। समझ रहे हैं आप ना। वर्तमान के अनुसार कोई भी आकाशीय पिंड जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो एक है चंद्रमा, और वो साथ ही सूर्य का भी करता है। एक तरह से देखा जाए तो सूर्य जो है वो अपने बॉडी ऑफ मास और पृथ्वी की बॉडी ऑफ मास के कारण कोई भी किसी की परिक्रमा नहीं कर रहा है, सब बॉडी ऑफ मास सेंटर का परिक्रमा कर रहे हैं। ये आप याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इसके करीब से गुजरती है पृथ्वी तो इसीलिए माना जाता है कि क्या है, सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, सारे अपने जो 8 ग्रह वो करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये जो भी है ये बॉडी ऑफ मास सेंटर का परिक्रमा करते हैं। अब प्लेटो के जो भी ये राय थे इसको खंडन कब माना जाता है, जब कोपरनिकस महोदय 1700 ईस्वी में आते हैं तब जाके इसको खंडन किया जाता है कि नहीं भाई, ये जो आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा पृथ्वी का कर रहे हैं ये गलत है, ये परिक्रमा पृथ्वी का नहीं सूर्य का कर रहे हैं। अब वर्तमान के अनुसार जितनी भी स्टडी हुई उसके अनुसार मास ऑफ सेंटर की परिक्रमा होती है। इतना डिटेल भी जानने की जरूरी नहीं है, जो एग्जाम में आता है वही आपको याद रखना है। 9वां है भूगोलवेत्ता अरस्तु। एग्जाम में ऐसे उठा के दे देगा, इट इज ऑन द हेवन या मीटरोलॉजी, किसने लिखा, अरस्तु ने, बहुत बार पूछा गया है और नियतिवाद के समर्थक थे, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट भूगोलवेत्ता आते हैं थियोफ्रास्ट। थियोफ्रास्ट जो वनस्पति और भूगोल के बीच संबंध स्थापित किया था, बस एक लाइन आपको याद रखना है, थियोफ्रास्ट महोदय हैं, यहाँ पर एंड हो गए। 11वां भूगोलवेत्ता सीक्वेंस याद रखना, सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा 11वां। अगर सीक्वेंस मान लीजिए पूछ दिया बीच में से उठा के, प्लेटो, अरस्तु, थियोफ्रास्ट, सिकंदर, अलेक्जेंडर ऐसे करके दे दिया तो आपको सीक्वेंस याद रखना। 15 में सीक्वेंस दे दिया हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता जो आते हैं इरेटास्थनीज, इनको तो जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। भूगोल के एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटास्थनीज महोदय को जाता है, और साथ ही इन्होंने पृथ्वी को 5 कटिबंधों में विभाजित किया। ये याद रखिएगा, 5 कटिबंध अगर पूछता है तो इरेटास्थनीज, अगर 11 पूछता है तो कौन होगा, याद है, क्वेश्चन मार्क, हिप्पाकर्स। कौन होगा, हिप्पाकर्स, वो आगे जानेंगे अभी। एवं इन्होंने 5 गठबंधों का विभाजन किया, उसको कितने भागों में बांटा, 1 ऊष्ण, 2 शीतोष्ण और 2 शीत कटिबंध। ये भी आपको ध्यान देना है, अगर डिटेल थोड़ा पूछता है एग्जामिनर तो ये आपको याद होना चाहिए। इनको भौतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नील नदी के पश्चिम में निवास करने वाले न्यूबियंस का उल्लेख करने वाला प्रथम विद्वान माना जाता है। अगर न्यूबियंस शब्द के बारे में उल्लेख किया जाता है तो याद रखिएगा नील नदी के पश्चिम में ये निवास करते हैं, और ये किसने इसके बारे में चर्चा की थी, तो इरेटास्थनीज महोदय ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है
प्रथम विद्वान जिसने देशी यंत्र नोमेन की सहायता से विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात की। एग्जाम में ऐसे उठा पूछ देगा कि पृथ्वी की परिधि सर्वप्रथम मापने का प्रयास किसने किया था, विषुवत रेखा की लंबाई मापने का प्रयास किसने किया था, ध्रुव से होकर पृथ्वी की परिधि की मील की लंबाई क्या है, ये किसने किया है, तो किसने किया, इरेटास्थनीज महोदय ने किया है, ये आपको याद रखना है। अब इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक वास्य योग्य हैबिटेबल जिसे कहता है, विश्व को एकूमैन कहा गया, साथ ही पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी मापने का भी प्रयास किया था। तो क्या किए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा डिटेल में मारे पृथ्वी का पूरा लंका लगा दिए हैं इतने। वो भी देखिए यहाँ पर ईसा पूर्व पहले की बात है, बीसी मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व। बहुत महान भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट इनका पॉइंट है, ज्योग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की थी, गणितीय भूगोल का वर्णन किया था। अगला पॉइंट है इरेटास्थनीज महोदय का, पृथ्वी की परिधि मापने के लिए उन्होंने साइने एवं अलेक्जेंड्रिया में प्रक्षेपण किया, और साथ ही दोनों के बीच की जो साइने और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी है 5000 स्टेडिया बताया, जो लगभग 500 मील के बराबर होते हैं, जबकि ये दूरी वास्तव में 4530 स्टेडिया है, जो अगर मील में देखा जाए तो 453 मील ही है। पृथ्वी की आकृति को पूर्णतः गोलाकार माना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तो सर्वप्रथम गोलाकार अगर पूछा जाता है तो आपके पाइथागोरस महोदय आंसर सही होंगे। नेक्स्ट है विद्वान यूनान के पोलिबियस, और इनका योगदान है भौतिक भूगोलवेत्ता है, और ये अपवर्तन और निक्षेपण का वर्णन किया। तो याद रखिएगा, अपवर्तन और निक्षेपण का अगर पूछता है सर्वप्रथम तो ये किसने किया, पोलिबियस महोदय ने किया था। हिप्पार्कस के बारे में जान लेते हैं। अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर ये विश्व को क्लाइमेटा जिसे अक्षांश की पेटियम विभाजित किया था, याद रखिएगा। अब मैं आपको पहले ही बताया था कि इसने क्या किया था कि ये रेखाजाल ज्ञात करके विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में क्या किया था, बांट दिया था। अब तुलना कर लें यहाँ पर, तो 11 में इन्होंने बांटा, तो इरेटास्थनीज महोदय 5 भागों में बांटे, ये याद रखिएगा आप लोग। साथ ही वो प्रथम विद्वान था जिसने असीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 अंश में विभाजित कर दिया। तो देखिए, हम जब भारतीय भूगोलवेत्ताओं को बता रहा था तभी आपको बताया था कि हमारे जो यहाँ भूगोलवेत्ता हैं बहुत पहले ही इसको बांट दिए हैं पृथ्वी को 360 अंश में। नेक्स्ट है विषुवत रेखा एवं देशांतर रेखा को बृहद वृत्त किसने बताया, तो यही बताया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अक्षांश एवं देशांतर निश्चित करने के लिए इन्होंने एक एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किया था, जो नोमेन की तुलना में अधिक उपयोगी था। नेक्स्ट पॉइंट है हिप्पार्कस ने त्रिविमी मंडल को द्विविमी मंडल में परिवर्तित किया। ये पूछ दिया एग्जाम में कई बार, 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में किसने परिवर्तित किया है, ये हिप्पार्कस महोदय ने। 2 प्रकार के प्रक्षेप बनाने की योजना प्रस्तुत की थी। ये 2 प्रक्षेप है लंब रेखी जिसे ऑर्थोग्राफी और समरूपी, तो इसे आपको याद रखना है। ये हमारे हिप्पार्कस महोदय हैं। इनकी इतनी डिटेल से एग्जाम में बहुत बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोसिडोनियस जो हैं, और इनकी इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है द ओशियन, ये याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है। और इनके बारे में सागरीय विज्ञान के विशेषज्ञ याद रखना आपको। सर्वप्रथम किसने बताया कि ज्वार भाटा आते हैं और किस कारण आते हैं, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं, और साथ में इसमें पृथ्वी का भी योगदान होता है पूर्णतः। अगला इनका इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना है। भौतिक भूगोल को तर्क संगत ढंग से विकसित किया था किसने, पोसिडोनियस महोदय ने, और इस कारण इनको भौतिक भूगोल का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, इरेटास्थनीज में मैं अलग बताया हूँ, यहाँ पर अलग बताया हूँ। भौतिक भूगोल का पिता, अब भूभौत अंतर है दोनों का, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। भूभौतिक कौन आंसर सही होगा, वो होंगे आपके इरेटास्थनीज, और भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पोसिडोनियस महोदय को। अगला और आखिरी इनका पॉइंट है, महासागरों की गहराई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान कौन था, तो हमारे माननीय पोसिडोनियस महोदय थे। यहाँ पर हमारे यूनान के जितने भी भूगोलवेत्ता थे, जितने भी उनके इंपॉर्टेंट कोटेशन बुक और सारी डिटेल्स थी वो समाप्त हो गई। एग्जाम ऑफ व्यू से मैंने आपको वही चीज़ें पढ़ाया है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं जितने भी पेपर दिया हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस उसके आधार पर आपको किसी भी एग्जाम में यूनान से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है।